जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं आपका आज साइंस की तीसरी क्लास, अर्थात आज हम महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 60 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, मतलब प्रश्नों की संख्या तो ज़्यादा रहेगी। ऑल ओवर हम 60 क्वेश्चन के माध्यम से उन चीज़ों को समझेंगे जो आपको, मैं ये समझता हूँ कि अंतिम समय में बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं को जरूर रिवाइज करते होंगे। ठीक है, अंकित चौधरी, कृष्णकांत श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, हरिमोहन यादव, असलम खान, रुबीना कुमारी, आंचल, सेबी तोमर, दीपक हुड्डा, मुनीश कुमार, जशन, संध्या शर्मा, आदित्य, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, है ना। कभी कभी देरी हो जाती है, 5-7 मिनट क्लास लेट शुरू होती है। ठीक है, तो उसके लिए रियली सॉरी, मतलब आने में जो कभी कभी टाइम लग जाता है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि परफेक्ट टाइमिंग पे शुरू करूँ, पर इसके लिए रियली सॉरी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाती है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी भैया मत्स्य का अध्ययन होता है। मत्स्य यानी कि स्टडी ऑफ फिशेज, फिश जो होती है मछली, मछली का अध्ययन होता है। एंटमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, कीटों का। ठीक है, पैरासिटोलॉजी किसका होता है? पैरासाइट का। पैरासिटो तो नाम आ ही गया आपका, पैरासाइट। और पैरासाइट किसको कहते हैं भैया? परजीवी को कहते हैं। किसको? परजीवी का अध्ययन होता है, परजीवी का। ठीक है, मैलेकोलॉजी किसका होता है? ये आपका होता है मोलस्का का अध्ययन, मोलस्का का अध्ययन होता है, मोलस्का। ठीक है, मुझे बताओ एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? इंग्लिश में भी इसको एंथोलॉजी ही बोलेंगे। एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आप बोलेंगे फूलों का अध्ययन भैया हम करते हैं, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ऑर्निथोलॉजी में बताइए। ऑर्निथोलॉजी, आप वैसे भी सब इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे क्योंकि सीजीएल में भी इंग्लिश पूछी जाती है और एमटीएस में भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो क्या बोलेंगे भैया? पक्षियों का, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। आप मुझे बताइए इकोलॉजी क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ते होंगे ना आपने, वहाँ सब याद किया होगा। ये वैसे भी साइंस की आपका ब्रांचेज हैं ये होती है एनवायरनमेंट की, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इकोलॉजी यानी पर्यावरण का अध्ययन। पेनोलॉजी में क्या किया जाता है? पेनोलॉजी में, पेनोलॉजी में होती है स्टडी ऑफ ब्रेन। पेनोलॉजी किससे है? स्टडी ऑफ ब्रेन है। पॉमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पॉमोलॉजी में, तो आप कहेंगे पॉमोलॉजी में भैया फल का अध्ययन किया जाता है। किसका? फल का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी में क्या बोलेंगे भैया? पैडोलॉजी में, PEDO, पैडोलॉजी में भैया स्टडी ऑफ सॉइल है, स्टडी ऑफ सॉइल। मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का। अगर हम बात करें आपका साथी ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे ओरोलॉजी में भैया स्टडी ऑफ माउंटेन्स होती है, पर्वतों का अध्ययन होता है। और मैं बोलूँ पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे पेट्रोलॉजी में भैया चट्टानों का अध्ययन होता है, चट्टानों का। ठीक है, मुझे बताओ सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आप कहेंगे भैया भूकंपों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, आपका हर्पेटोलॉजी में, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बोलेंगे भैया सरीसर्प और उभयचरों का, सर्विसर्प और आपका उभयचर, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, और फिर कुछ कल्चर भी आते हैं। लॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जानते होगे ना, लोगोस वर्ड से बना हुआ। लॉजी मतलब अध्ययन। एक होता है कल्चर, कल्चर का मतलब होता है खेती, कल्चर का मतलब होता है साथी आपका खेती। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक पिसी कल्चर पूछा जाता है, पिसी कल्चर। ठीक है, पिसी कल्चर किसका होता है? ये आपका मछली का होता है, मछली का होता है। जैसे सेरी कल्चर पूछा जाता है, ये किसका होता है? सेरी कल्चर। आप कहेंगे भैया ये रेशम का होता है, रेशम जिसके कपड़े बनते हैं। स्टडी इसकी है, रेशम का अध्ययन होता है। जैसे मैं बोलूँ विटिकल्चर किसका अध्ययन है?
विटिकल्चर, तो आप बोलेंगे भैया अंगूर का अध्ययन है, अंगूर, अंगूर का अध्ययन है विटिकल्चर। ठीक है, तो लॉजी तो अध्ययन हो गया, ये क्या हो गया, इसकी खेती के बारे में बताएगा। किसका अध्ययन है, खेती का अध्ययन है। ओलेरी कल्चर किसका है, ओलेरी कल्चर ये भैया जी सब्जी का है। किसका है, ये सब्जी का है। ठीक है, सब्जी का पढ़ेंगे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जैसे हम कुछ भी आपका डेली लाइफ में कुछ काम करते हैं, उसकी जो स्टडीज है और उसको हम मशीनाइजेशन में यूज करें, किसी यंत्र को बनाने में आदि में प्रयोग करें, या कोई रिलेशन का हम इस्तेमाल करें, तो वो क्या होगा, आपका बायोनिक्स होता है। बायोनॉमिक्स कई बार चुन लेते हैं बच्चे, बायोनिक्स चुनना है। ठीक है, जैसे बायोनॉमिक्स नहीं, बायोनॉमी अच्छा है। बायोनॉमी में क्या होता है, इसमें लाइफ प्रिंसिपल्स की बात होती है, जीवन के नियमों की। जीवन नियम किस शाखा में बात होती है, बायोनॉमी में बात होती है, बायोनॉमी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, मेंडल का, जैव विकास का, या डीएनए स्ट्रक्चर का, या आनुवांशिकता और विचरण का होगा। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता का विचरण है, आनुवांशिकता का। ठीक है, आनुवांशिकता का यानी कि हेरिडिटी के बारे में बताता है। तो जेनेटिक्स का मतलब भी क्या है, हमारी पिछली पीढ़ी में कौन से गुण थे, उसकी वजह से कौन सी चीजें हमारे डीएनए में आई। जैसे किसी के माता पिता बुद्धिमान हैं, तो उस बच्चे के डीएनए में अगर वही आपका स्ट्रक्चर या कुछ जीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाए, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसफर ही होगी, कि बुद्धिमान का बच्चा बुद्धिमान ही होगा, या जिसके माता पिता बुद्धिमान नहीं है और उसका उनका बच्चा बुद्धिमान नहीं होगा, इसकी भी कोई शर्त नहीं है। लेकिन जो नॉलेज है, जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो किसके द्वारा होता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है भैया जीन्स के द्वारा। इसी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, और इसका मतलब किससे है, हेरिडिटी से। हेरिडिटी, और क्या वेरिएशन आए, क्या बदलाव आए, है ना। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ लगभग, जो मनुष्य का जीवन हुआ है वो कितने साल पहले हुआ है। पृथ्वी की आयु कितनी बताई थी मैंने आपको, एज ऑफ अर्थ, आप कहेंगे भैया वो आपने बताई थी 4.5 अरब, 4.5 अरब वर्ष। अरब समझते हैं ना, 4.5 अरब वर्ष। अरब का मतलब जैसे हम जाते हैं आपका करोड़ से 10 करोड़ की ओर, 100 करोड़ की ओर, उसको बोलते हैं अरब। ठीक है, आगे 20,000 वर्ष पहले मनुष्य आया, या 2 लाख साल पहले आया मनुष्य। ठीक है, जीव का पूछ रहा है, सॉरी मनुष्य का नहीं, जीव का। कोई भी जीव हो सकता है, फिर तो वो जरूरी नहीं है मनुष्य हो, मनुष्य ही थोड़ी ना जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है ना? ये आपका 20 लाख, या फिर आपका इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और आपका क्या हो गया, 2 अरब, 200 करोड़। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ये एकदम से ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था। सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भी हम सब मनुष्य हैं, तो हमने कभी न कभी जानने का प्रयास किया ही होगा कि सबसे पहले कौन आया था। आदमी आया था, पौधा आया था, पेड़ आया था। तो आप बोलेंगे भैया सबसे पहले आपके आपके आए थे ग्रीन ब्लू एल्गी, उन्होंने ही साथ ही आपका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, और ऑक्सीजन की मात्रा इस आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ाई, वायुमंडल में बढ़ाई, और बाकी लोगों को जीवन के लायक बनाया। रिप्लेस सिंह, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है। जीन संश्लेषण, जीन्स को सिंथेसाइज किया था हरगोविंद खुराना ने जी 1968 में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया कलयुग का जीवन कितना है, इसके लिए बहुत लंबी बात चाहिए। इसके लिए तो आपको फिर सतयुग को जानना पड़ेगा कि कैसे 4 की गुणा में चलते हैं, है ना। 4.28 लाख वर्ष, 4,28,000 वर्षों का एक युग माना गया। कौन सा, ये कलयुग। जो इससे पहले था द्वापर, वो गुणा 2 कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 428 का। तो आप कहेंगे भैया
ये हो गया आपका 8,56,000 वर्षों का। जो उससे पहले युग था वो 3 गुना करिए, तो उत्तर आएगा आपके पास में भैया 12,96,000 वर्षों का वो युग था। उससे पहले जो सतयुग था उसमें गुणा 4 करिए, तो 20 चौके 80 और 8 चौक 32, तो उत्तर आएगा आपके पास में 17 लाख। और कितना हो जाएगा, 28 चौके कितने होते, 132, 17 लाख वर्षों के लगभग बनेगा। 28 चौके कितने होंगे, 20 चौका 80 और 8 चौक 32, यानी 17,12,000 वर्षों के करीब बनेगा, है ना। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, लीनियस ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने। तो आप कहेंगे भैया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में किसने लिखी, 1859 में डार्विन ने लिखी। और डार्विन ने ही दिया विकासवाद का सिद्धांत। डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, विकासवाद का, विकासवाद का सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, आपका डार्विन ने दी थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की भाई, कैसे स्पीसीज किसको कहते हैं, जातियों को, कि ये जातियां बनी कैसे। डार्विन की थ्योरी मैं तो अक्सर, आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ी या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको अक्सर इतिहास में बताता था। मनुष्य कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, होमो सैपियंस ही सबसे बुद्धिमान क्यों हुआ, चिंपैंजी से भी बुद्धिमान मनुष्य क्यों है। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं चिंपैंजी बुद्धिमान है ना। तो जो जातियां बनी है कैसे बनी है, एक तो बाइबल की थ्योरी है कि भैया एक दिन ईश्वर ने ये बनाया, एक दिन ये बनाया, ठीक है। एक थ्योरी ये है कि इवोल्यूशन हुआ, जैसे हमने भगवान विष्णु के अवतार पढ़े हैं कि पहले समुद्र, समुद्र से जल, जल में हुआ ना, तो जल से थल पे आया। इस तरह होते 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 आपका फिर आपका एक नरसिंह अवतार भी है, ठीक है, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। फिर उससे मनुष्य तक की जर्नी है। आगे आएंगे। ऐसे ही साथी मुझे बताओ, जो लीनियस है इसने क्या काम किया था। लीनियस से पहले ये जान लीजिए, जो डार्विन है इसी ने बताया आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 20 वर्ष पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था इसने, डार्विन ने, अपने बीगल जहाज पर। पूरी दुनिया में इसने विभिन्न जीव जंतु जातियों का, पेड़ पौधों का, सबका अध्ययन किया। मटर का, मेंडल ने किसका, मेंडल का साथी प्रयोग किस पर डिपेंड है, मटर पर, ऑन पीज। लेमार्क की अगर हम साथ बात करते हैं, अगर पूछे आपसे लेमार्क, इसने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जीव विकास को, सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया। सर्वप्रथम जैव विकास को एक्सप्लेन किसने किया था, ठीक है। सबसे पहले साथी जो डेवलपमेंट को दर्शाया कि जीवन कैसे बना है, वो लेमार्क ने बताया, लाइफ के बारे में, ठीक है। एक आता है आपका साथी यहां पर म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, म्यूटेशन थ्योरी से मतलब है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी विकास का, विकास का उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन सिद्धांत। कि भैया पहले सांप के पैर होते थे, झाड़ियों से वो निकलता था, उसे बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसके जीवन में चेंज आ गया। तो क्या बोलेंगे, ये किसने दिया था, आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने ये दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी बड़ा पूछा जाता है ये भी। लीनियस की अगर हम बात करते हैं दोस्त, लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने दिया है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप बोलते होंगे ना मैंगीफेरो इंडिका है, दो नाम, क्या बोलेंगे, द्विनाम पद्धति। इसको बोलते हैं हम क्या आपका साथी, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायनॉमिनल नॉमिक्लेचर, बायनॉमल, NOMENCLATURE, ये किसने दिया है, आपका लीनियस ने, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आता है साथी 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, यानी 5 जगत में वर्गीकरण किसने दिया था, 5 किंगडम सिस्टम, ये किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण। ये बहुत पूछा जाता है दोनों, लीनियस भी बहुत पूछा जाता है और ये 5 जगत वर्गीकरण भी।
ये किसने बताया था आपका? तो आप बोलेंगे विटकर ने बताया भैया। विटकर। कौन सी 5 फैमिली पूछ लेता, विटकर ने जो वर्गीकरण किया उसमें कौन सी फैमिली नहीं आती है? तो आप कहेंगे एक तो भैया उसने मोनेरा ग्रुप को रखा था, मोनेरा, ठीक है। दूसरा उसने रखा था प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा को रखा था। तीसरा उसने रखा था फंगी यानी कवक को रखा था। एक फिर उसने प्लांट्स को रखा था। और एक में उसने रखा था आपका बाकी जीवों को, जंतुओं को, ठीक है, जंतुओं को रखा था। तो ये 5 थे उसके, मतलब उसने बोला पौधे हैं, जंतु हैं, कवक हैं, प्रोटिस्टा हैं और मोनेरा हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लिखा है दिपलेश सिंह जी ने। लीनियस ने 1799 में सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। डायनासोर रहे हैं। डायनासोर कौन से युग में थे? डायनासोर का जो टाइम है कि ये आपका बोलते हैं कि भैया पृथ्वी पर एक प्रलय आ गई, उसमें ये खत्म हो गए, क्या बोलेंगे, मिजोजोइक युग में होते थे, इसको याद रखेंगे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा, जो खुद अपना विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, मैंने एक नाम लिया था पीछे अभी यहाँ पर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वर्ग में इन सबको रखा गया है। प्रोटिस्टा से मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान आता है वो। प्रोटिस्टा, जैसे मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था, सबसे पहला जीव कौन सा था? सबसे पहले कौन सा जीव आया था बताएंगे एक बार? जैसे इसी से शुरू करते हैं। सबसे पुराना जीव कौन सा था? सबसे पुराना जीव, सबसे पुराना जीव था आपका साथी कौन सा? आप बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। ये इसके रंग हैं, नील हरित शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। शैवाल किसको बोलते हैं? एल्गी को बोलते हैं, एल्गी। एल्गी क्या होता है? शैवाल। तो कैसा है ये? ब्लू ग्रीन शैवाल है, शैवाला नहीं, शैवाल, ब्लू ग्रीन शैवाल है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता ऐसे ही एग्जाम में कि भाई जो शैवाल हैं उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे हरे शैवाल, सिर्फ हरा शैवाल हो, ग्रीन एल्गी हो। ग्रीन एल्गी को क्या कहेंगे हम? ग्रीन एल्गी को हम बोलेंगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। कितने दोस्त बताएंगे जो स्पेस में, अंतरिक्ष में शैवाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष के शैवाल, ये सबको उत्तर देना है। लाल शैवाल को क्या कहते हैं? रेड हो तो रोडोफाइसी कहेंगे, और रोडोफाइसी क्या होता है? रोडोफाइसी होता है। भूरा ब्राउन शैवाल हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको भैया फियोफाइसी कहेंगे। क्या कहेंगे? फियोफाइसी कहेंगे। तो ये कौन है हमारे? ये सब हैं एल्गी। और इस सब की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। तो आप बोलेंगे भैया ये होती है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में इस सब को हम पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी में इस सब को हम पढ़ते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी में जब सवालों की बात आती है तो हम हमेशा साथी आपका कवक की अर्थात फंगी की बात करते हैं। कवक में कौन कौन आ जाते हैं? खमीर आ जाता है, यीस्ट जिसको हम बोलते हैं, खमीर आ जाता है। कोकुरमुत्ता आ जाता है, कोकुरमुत्ता हो गया आपका, ठीक है, कोकुरमुत्ता। मशरूम जो आप खाने में खाते हो, मशरूम, ये सब क्या है? ये कवक हैं। और जो हम कवकों को पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। पूछ लेता है निम्न में से कौन सा फंगी है, फंगी कौन सा है, इनके नाम दे देता है। माइकोलॉजी को हम इनमें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जो कवक और शैवाल यानी फंगी और एल्गी से मिलकर के बने। फंगी और आपका यानी कि फंगी प्लस एल्गी, कवक और शैवाल से मिलकर के क्या बनता है? वो होता है साथी आपका लाइकेन। लाइकेन, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने आंसर लिखा भैया अंतरिक्ष शैवाल को क्लोरेला कहते हैं, क्लोरेला, वेरी गुड, क्लोरेला। क्लोरेला ये क्या है? आपका अंतरिक्ष में उगने वाला, अंतरिक्ष में भी उग जाएगा,
अंतरिक्ष शैवाल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हमको लाइफ किसने दी है? तो शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें कि भैया हमको लाइफ दी है इन्होंने। तो अभी एक बच्चे ने पूछा, रोशन गुप्ता, भैया पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? अभी नहीं बताया। साइनोबैक्टीरिया आया सबसे पहले। अभी मत पूछ लेना आदमी कौन आया, तो उसके लिए अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार मनु आया। मनु की थ्योरी को मनुवाद कहा जाता है ना। आगे आएंगे। निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? मीन, मीन किसको बोलते हैं? मीन, मत्स्य, जग, सफरी, ये सब पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं किसके? मछली के। रजत, सिल्वर, क्रेफिश, जेलीफिश। आप कहेंगे नहीं भैया, कैटफिश एक असली मछली है। कैटफिश के साथ में जो अन्य नाम आते हैं, साफिश आता है, ये भी क्या है? असली मछली है, साफिश। पाइप फिश, इसको भी झूठी मत समझना, ये क्या है? सब भैया स्पीसीज हैं। गिटार फिश, ये भी क्या है? असली है। एक साथी आपका समुद्री घोड़ा होता है, सी हॉर्स, ये भी क्या है? वास्तविक मछली है। लेकिन आपसे हमेशा पूछता है वो वास्तविक मछली है या नहीं है। तो नहीं पूछ ले तो कौन कौन से नाम, जैसे कैटफिश हो गया, याद रख लेना। जो आपका ट्रू फिश नहीं है, जो ट्रू फिश नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, वो कौन कौन सी है? तो जो वास्तविक मछली नहीं है, जो वास्तविक मछली नहीं है वो है आपकी, एक तो आती है साथी स्टार फिश। स्टार फिश क्या बोलेंगे भैया? बिल्कुल ये वास्तविक मछली नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। अब देखो स्टार फिश को हिंदी में क्या बोलेंगे? तारा। तो तारा मछली भी लिखा मिल सकता है। सिल्वर मेडल को क्या बोलते हैं? रजत। तो रजत मछली भी लिखा मिल सकता है, सिल्वर फिश नहीं होती। कटल फिश नहीं होती। क्या? कटल फिश जो है वो वास्तविक मछली नहीं है। जैसे हम बात करें डेविल फिश हो गई, वास्तविक मछली नहीं है। जैसे साथी आपका कैट फिश हो गई, ये भी क्या है? वास्तविक मछली नहीं है। हेग फिश हो गई, हेग फिश हो गई, हेग, हेग फिश, हेग। हेग में कौन सा आपका साथी आपका कोर्ट है? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, जो यूएन का एक पार्ट है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन सा मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी मतलब जो कीटों को खा जाते हैं। अब ऐसे पौधे क्या होते हैं कि ये हमेशा उस जगह पर उगते या पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटाहारी, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं इनको, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन से हैं ये? जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो, लेक ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी में ये उगते हैं। नाइट्रोजन की कमी में क्या है? ये उगते हैं। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? आपका पैशन फ्लावर है, घटपर्णी, बहुत बढ़िया, घटपर्णी। इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो है वो खा जाता है। ठीक है ना, ऐसा फूल है, उस पे आके बैठा कोई कीड़ा, इसमें से शहद ले जाऊंगा, हनी ले जाऊंगा, उसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया आपने कैट बता दिया गलती से, जरा देखिए, अभी देख लेते हैं भाई, कहाँ पर कैट बता दिया? क्या बोलेंगे? कैट, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक, कैट नहीं, क्रे फिश, क्रे क्रे, क्रे क्रे फिश। कौन सी फिश है? क्रे फिश, कैट नहीं। कैट तो क्या बोलेंगे भैया? वास्तविक मछली है। कैट तो वास्तविक मछली है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, है ना, कैट क्या होता है? वो वास्तविक होगा, क्रे जो होगा वो वास्तविक नहीं है। एक बार थम्स अप करेंगे, ये करेक्ट कर लिया ना भाई साहब? तो क्या बोले, जो पिचर प्लांट है वो क्या खा जाएगा? कीड़ों को खा जाएगा, इंसेक्ट्स को खा जाता है। जैसे अन्य कौन कौन से हैं? ड्रोसेरा है एक आपका, ड्रोसेरा होता है। ये ड्रोसेरा एक होता है, यूट्री क्लोरिया, यूट्री, यूट्री कुलेरिया, इंग्लिश में भी यही नाम रहेगा, यूट्री क्लोरिया। डायोनिया, डायोनिया, और साथ ही आपका मंकी कप, मंकी कप, मंकी कप। रात की रानी देखिए, सफेद से फूल खुलते हैं रात में, सुबह को बुझ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
चलें जी आगे, आगे चलें जी, आगे आते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जावेद अंसारी जी बहुत बढ़िया भैया, मैंने 10th में पढ़ा था इसको, घट पढ़नी को सभी ने तब पढ़ा है, अब फिर पढ़ना पड़ता है। हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी आपने देखा होगा जमीन से उखाड़ी जाती है, उसी से फिर क्या बन जाती है आपका, कच्चे रूप में अदरक, सुखा के हल्दी। तो ये जड़ होती है, रूट होती है क्या, या ये आपका राइजोम होता है? राइजोम का मतलब होता है जो तने से प्राप्त हो, स्टेम से जो हमको मिले। पेड़ में जानते हो ना ये स्टेम है, ऐसी पौधों में होता है। तो राइजोम अर्थात जो स्टेम से प्राप्त हो, तने से प्राप्त हो, तने से प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं? उसको प्रकंद बोलते हैं। ठीक है। और तने से क्या क्या प्राप्त होता है हमको? आप कहेंगे भैया जो स्टेम है, तना है, उससे हमको प्राप्त होता है, जैसे कि बात करें, प्याज है, एक प्रकार का तना हो गया, लहसुन हो गया आपका, तना हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना, आलू हो गया आपका, आलू, आलू हो गया आपका, और हाँ, अदरक भी हो जाएगा, हल्दी है तो अदरक भी होगा, ये भी स्टेम है, स्टेम है। जैसे एक आपका स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद, वो क्या होता है आपका, वो ए रूट है, जड़ है, कुंभी रूप में होता है, जड़ रूट है। जैसे लौंग है, लौंग, लौंग क्या है, वो ड्राई फ्रूट है, सूखा फल है, सूखा, सूखा फल है, समझ रहे ना? तो ये सब किससे प्राप्त होते हैं? तने से। तने से प्राप्त होने का मतलब क्या होता है? तने की पहचान ही है कि जिसमें नोड और इंटरनोड हो। जैसे गन्ना है, गन्ना क्या बीच बीच से जुड़ा रहता है ना, तो नोड्स होंगे और इंटरनोड्स होंगे, वह सब क्या होगा आपका, वह सब क्या होगा आपका भैया, जो तने से प्राप्त होगा। मेरे भाई दिपलेश, तुमने दिल खुश कर दिया है। दिपलेश जब कुछ क्वेश्चन को करते हैं तो सोचते हैं। अब जैसे हल्दी आया तो उन्होंने सोचा है कंधमाल हल्दी, तो उसको जीआई टैग मिला है जो कि उड़ीसा का है। बहुत कमाल, बहुत कमाल, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। निम्न में से कौन सा तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम? सलजम? नहीं, जड़ का रूप होता है। गाजर होगा क्या साथी? आप कहेंगे भैया अभी पढ़ा ना, अदरक होगा। कौन सा तना है? वो अदरक हो जाएगा। ठीक है, अदरक होगा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध, लहसुन में से एक साथी आपका स्मेल आती है, स्मेल ऑफ गार्लिक, वो किसकी वजह से होती है? क्लोरो यौगिक, सल्फर कंपाउंड, फ्लोरीन यौगिक, या फिर एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल तो किस में होता है? विनेगार में, सिरका में होगा। तो क्या बोलेंगे भैया, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, और सल्फर के कंपाउंड से उसमें बनता है सल्फोनिक एसिड। तो किसकी वजह से होती है? सल्फोनिक अम्ल की वजह से होती है। सल्फोनिक अम्ल, प्याज में भी सल्फर होता है, ठीक है। प्याज की किसकी वजह से होती है? सल्फोनिक एसिड होता है उसमें भी, याद रखेंगे, प्याज, लहसुन, सल्फोनिक एसिड। ऐसी किसी चीज का कुछ ना कुछ कारण है। जैसे मुझे बताओ, मिर्च जो साथी आपको, मिर्च का जो तीखापन है, क्या बोलेंगे? मिर्च का जो तीखापन है वो किसकी वजह से होता है? मिर्च का तीखापन, तो क्या बोलेंगे भैया? कैप्सेसिन की वजह से होता है। कैप्सेसिन उसमें पाया जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, तीखी हो जाती है, तीखी हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, फल, जो फलों की साथी मिठास है, स्वीटनेस है, वो किसकी वजह से होती है? आप कहेंगे भैया फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। मैं आपसे पूछूं, जो सेब का लाल रंग है वो किस वजह से होता है? सेब जो रेड कलर का होता है वो किस वजह से होता है? तो आप कहेंगे एंथोसाइनिन की वजह से होता है भैया। तो ये पिगमेंट है। कलर की बात करें तो क्या होता है, कलर कौन देता है? वो पिगमेंट देता है, वर्णक बोलते हैं हिंदी में, कलर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ सेब का लाल रंग है, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का, जो टमाटो है वो लाल क्यों होता है? तो आप क्या बोलेंगे, टमाटर का लाल रंग होता है भैया लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन। मैं आपसे पूछूं दोस्त, चुकंदर, भाई चुकंदर जो होता है आपका, चुकंदर क्या बोलेंगे, वो किसकी वजह से होता है? मतलब गहरा लाल होता है, ये कह सकते हैं। उसको बोलते हैं विटरनिन की वजह से होता है, विटरनिन। इसकी वजह से होता है, विटरनिन की वजह से होता है।
और आपका पपीता हो सकता है, पपीते का पीला रंग, पपीते का जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है? पीला रंग किस वजह से होता है? तो आप बोलेंगे कैरिका जैंथिन की वजह से होता है, कैरिका जैंथिन की वजह से होता है। तो पिगमेंट्स भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पिगमेंट्स में मैं आपसे पूछूं कि भैया पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो आप सब कहेंगे भैया उसमें वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया जाह्नवी, वेरी गुड, बहुत शानदार। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल, बहुत शानदार। हाइड्रोफाइट कहते हैं, नहीं दिलपेश मेरे भाई, मेरा सिखाया हुआ नहीं है, आपका सीखा हुआ है। खाया तो सभी को जाता है, सीखता कोई कोई है। आगे आएंगे। दूध का रंग कैसीन की वजह से नहीं भाई, दूध का रंग कैसीन की वजह से नहीं होता। कैसीन की वजह से होता है क्या दूध का रंग? आप कहेंगे हाँ भैया एक कारण होता है, दूध का क्वेश्चन भी मैंने लिया है, बोलेंगे। आगे आंसर करेंगे, क्या बोलेंगे जी? क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट किनको बोलते हैं, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? ये समुद्री जानवर को बोलते हैं, कोई मरीन एनिमल है, कोई आपका जल का पौधा है, एक पौधीय रोग को, डिसीज को कहते हैं, या जड़ रहित जिनमें जड़ ही नहीं है। भैया हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब भी क्या होता है? वाटर होता है। और हाइड्रो क्या है? ये रूट वर्ड है। एक्वा क्या है? ये रूट वर्ड है, किसके लिए? जल के लिए है, रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। हेलोफाइट कौन सी होती हैं? हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? क्या बोलेंगे? हेलोफाइट। हेलोफाइट ये होते हैं साथी आपका लवण मृदोभिद, लवण मृदोदभिद। लवण मृदोदभिद का मतलब क्या है? देखो, लवण का मतलब क्या होता है? साल्ट, और मृदा का मतलब होता है आपका, क्या बोलेंगे? सॉइल में। तो ऐसी सॉइल में जो पैदा हो, हेलोफाइट कौन से होते हैं? ऐसी सॉइल में बनने वाले प्लांट्स, ऐसी सॉइल में बनने वाले प्लांट्स जिसका साथी, क्या बोलेंगे? नेचर कैसा हो? साल्ट का नेचर हो, कि उसमें साल्ट पाए जाते हैं। जैसे एपीफाइट क्या होते हैं आपका? एपीफाइट बोलेंगे भैया। जैसे मैं आपसे पूछूं जीरो फाइट क्या होते हैं? जीरो फाइट्स, तो जीरो फाइट्स होते हैं जो डेजर्ट में, मरुस्थल में उगते हैं, डेजर्ट में उगते हैं। एपीफाइट होते हैं जो चट्टानों आदि पर उग जाए साथी, चट्टान आदि पर, किसके लिए? ये होते हैं आपके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए जो पौधे उगते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। एपीफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट और हाइड्रोफाइट, ये पता होने चाहिए आपको। नाभिक के अलावा, एक तो नाभिक है साथी अणु, जो हमने पढ़ा था इसमें न्यूक्लियन पाए जाते हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा कोशिका, एक हमारी बॉडी में सेल है, कोशिका है। तो जो कोशिका है, कोशिका के किस अंग में, कोशिकांग मतलब ऑर्गन ऑफ सेल में डीएनए होता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तारक केंद्र में, सेंट्रॉइड में, तारक केंद्र सॉरी, सेंट्रॉइड, गोल्जी का, लाइसोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किस में पाया जाएगा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म जानते होगे? डी ऑक्सी, बोलेंगे भी फटाफट से, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये डीएनए और आरएनए जो है, इनकी खोज किसने की थी? डीएनए और आरएनए की खोज किसने खोजा इनको? तो खोज किसने की थी इनकी? मिशर ने की है, दोनों की ही। मिशर ने की, किसने? मिशर ने। और इसी डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि ये एक द्विगुणित संरचना के रूप में रहता है। द्विगुणित संरचना समझते हो ना ऐसे? आप सबने पढ़ा होगा अब डीएनए का कैसे मॉडल रहता है, पढ़ा है ना? तो द्विगुणित संरचना के रूप में रहता है भैया, द्विगुणित संरचना के रूप में।
द्विगुणित संरचना के, यहाँ बीच में ये होते हैं आपका इंफॉर्मेशंस होती हैं जो द्विगुणित संरचना, ये किसने बताई थी? क्या बोलेंगे? ये बताई थी भैया आपका वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने बताई है, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने। जैसे कोशिका के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सेल थ्योरी किसने दी थी? कोशिका सिद्धांत किसने बताया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने दिया, ठीक है। नाभिक में केंद्रक होता है, सेंटर में। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो क्या बोलेंगे भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका ईयर बहुत पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक समझ रहे हैं ना? केंद्रक होता है ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल इसको बोलते हैं, यानी कोशिका का मस्तिष्क क्या है इसी पर निर्भर करता है, केंद्रक पर। कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे ब्रेन ऑफ सेल भैया केंद्रक को कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। प्रिया पांडे जी एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? मतलब जहां से शक्ति मिलती है। तो क्या होगा? राइबोसोम होगा क्या? राइबोसोम तो किस पर काम करता है? प्रोटीन पर काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया अभी बता दिया आपको, इसमें खुद का जीवन। पावर हाउस ही पूछा है, सॉरी, तो खुद का जीवन अर्थात अपना पावर हाउस यही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही। कोशिका झिल्ली नहीं, सेंट्रोसोम नहीं, लाइसोसोम बताओ। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली, क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। इसी को अधातु थैली भी कहा जाता है, इसी को हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, पाचक थैली भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव बैग इसी को कहते हैं। लाइसोसोम खुद की हत्या कर लेता है। जैसे आपकी बॉडी में मान के चलो खराब प्रोटीन चला गया, कहते हैं ना प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोग कुछ भी बॉडी बिल्डिंग के नाम पे कुछ भी सेल करते हैं। तो प्रोटीन जब खराब जाता है तो ये खुद को खराब कर लेता है उस खराब प्रोटीन से, लाइसोसोम, यानी खुद की हत्या कर लेता है, ठीक है। आगे, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। गुणसूत्र, डीएनए, जीन या फिर केंद्रक कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? तो आप कहेंगे जीन। इसी से इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती हैं, ठीक है। कौन है आनुवांशिकता का जनक, बता सकते हैं? द फादर ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो आप कहेंगे आनुवांशिकता के जो फादर हैं भैया, फादर ऑफ हेरिडिटी, वो हैं आपके मेंडल। मेंडल। मुझे बताओ हमारी बॉडी में कितने आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अब जब जीन की बात आती है तो हम मेल जीन किसको कहेंगे कि भैया ये पुरुष के जीन्स है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया पुरुष में होता है हमेशा एक्स वाई। एक्स वाई भाई इतना तो जानते होगे सब, 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 दूनी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जी भैया इतनी बेसिक जानकारी तो है हमको। तो 23 को में कितने हो गए आपका? 46। बाकी संरचना कैसे होती है? जैसे 44, और 44 के अलावा दो कौन से बनते हैं? जैसे एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई होते ही क्या बन जाएगा आपका? मेल को दर्शाएगा, मेल को। और 44 के साथ में अगर आपका एक्स एक्स हो गया तो ये किसको दर्शा रहा है? आपका फीमेल को, स्त्री को दर्शाता है, ठीक है, स्त्री को। और ये एक्स वाई और एक्स एक्स जो हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सेक्स हार्मोन्स। ये ही डिसाइड करेंगे कि भाई क्या सेक्स होगा। सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में यानी कि आपका आपसे कभी भी पूछे पुरुष कौन सा डिसाइड करता है? पुरुष वाई और स्त्री एक्स। स्त्री एक्स। कि भाई सेक्स हार्मोन मीन्स कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, ये इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पुरुष कब होगा? तब आपका यानी एक, अगर हम बात करें मेल बॉडी कब प्रोड्यूस होती है? जब एक्स वाई हार्मोन हो और एक्स एक्स मिल जाए तो
तो पुरुष के शरीर में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ठीक है। और महिला के अंदर क्या होते हैं, आपका अंडाणु होते हैं। यानी पुरुष के अंदर क्या, टेस्टोस्टेरोन, और उधर महिला के अंदर आपका जो एस्ट्रोजन है। तो उनमें जब आपका साथी मिलन होता है तो एक्स वाई मिले तो पुरुष जीन, और आपका क्या बोलेंगे भैया, एक्स एक्स मिले तो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस होगी, है ना। आगे, निम्न में से कौन जैव उर्वरक, जैव उर्वरक का मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होता है, बायो फर्टिलाइजर कौन सा होगा, क्या बोलेंगे, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, उपरोक्त सभी। तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कौन सा होता है, उपयुक्त सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। राइजोबियम होता है, जैसे नाइट्रोजन का साथी आपका क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नील हरित शैवाल हमको ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही एजोला आपका साथी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये सब स्थिरीकरण करते हैं, मतलब जीव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है किसी क्रिया की स्पीड को बढ़ाना। जैसे आप देखते होंगे कि भाई उसको हम आपने देखा होगा तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कैटल डाल दिए जाते हैं, निकेल आदि का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इनका मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का किसी क्रिया को बढ़ा रहे हैं, जीवन को बढ़ा रहे हैं ये सब, ठीक है। आगे, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, जो बॉडी है उसमें वाटर कितना होता है, 10%, 30% या फिर 65%, 65% होगा। अब भैया इसमें कई बार आंसर बच्चे गलत कर देते हैं। देखो एक आप स्टैंडर्ड याद रख लेना, 55 to 70, 70 से ऊपर मत जाने देना और 55 से नीचे मत जाने देना। इसके बीच में जो ऑप्शन हो उसी को ठीक करना है, क्योंकि कई बार जो है 70 भी लिखा मिलेगा, कई बार आपका 68 भी लिखा मिलेगा, कई बार 60 भी लिखा मिलता है। तो याद रखेंगे जी भैया, याद रख लेंगे। ऐसे ही इस ह्यूमन बॉडी में साथी आपका 65% जो जल है, इस जल में ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी इसमें आपका क्या बोलेंगे 65% है। सी आपका 18% होता है, यानी कार्बन। हाइड्रोजन कितना होता है भैया, 9% होता है। नाइट्रोजन इसमें कितना होता है आपका ह्यूमन बॉडी में, क्या बोलेंगे 3% होता है। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम आपका 1.5% होता है। फॉस्फोरस कितना होता है आपका 1% होता है। OCHN को याद रख लीजिए, आपसे पूछ लेगा मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्वों का प्रतिशत, द एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो उस तत्वों का परसेंटेज क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितने एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे OCHN भैया, फिर कैल्शियम आता है और फिर आपका फास्फोरस आता है। अब मान के चलो इन चार को गायब कर दे और कोई चार नए नाम दे दे, पूछ ले किसका परसेंटेज, तो ये चार नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप कहेंगे भैया फिर कैल्शियम आ जाएगा, अगर इन चारों को नहीं दे रखा। कई बार ऑक्सीजन को नहीं देता, ये बाकी बीच वाले चार दे देगा। कई बार दोनों को नहीं देगा, ये चार दे देगा। तो आपको ये क्रम हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा ने एकदम से ठीक लिखा है फुल फॉर्म को, डीएनए का डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का लिखा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत शानदार, ठीक है। ओके, अब नहीं करेंगे। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी हड्डी होती है, 20 वर्ष। 20 वर्ष तो क्या होगी, एडल्ट एज होगी, एक चाइल्ड तो रहा नहीं। तो चाइल्ड तो रहा नहीं तो कितनी हड्डियां होंगी, 206, 100, 200, 300, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द वो, नोटा। क्या बोलेंगे भैया, हम तो बोल देंगे नोटा, 206 होती हैं, 206। और स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे भैया ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन। हमारी बॉडी में मांसपेशी कितनी होती है, मसल्स कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे भैया मसल्स होती हैं आपका, मसल्स होती है हमारी बॉडी में 639। और मसल्स की जो स्टडी है, यानी कि जो हमारी मांसपेशी है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ, तो क्या बोलेंगे भैया स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड इज मायोलॉजी, इज कॉल्ड, कॉल्ड इज नहीं, इज कॉल्ड। ऐसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल देता हूँ, उसको सपोर्ट करना जी भैया, टूटी फूटी बोलते रहो। अब अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी, कितनी हड्डी होगी, 206 हड्डी।
206 हड्डी देखो बटी कैसे होती है। जो 206 बोन्स है, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं ये बताएं। तो भैया 206 में स्कुल अर्थात खोपड़ी, खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती हैं हमारी, खोपड़ी में पाई जाती हैं कितना, खोपड़ी में आपका क्या बोलेंगे, 29 हड्डियां पाई जाती हैं। 29 हड्डियां। 14 कहाँ पर पाई जाती हैं, फेस पे। 14 कहाँ पर पाई जाती है, फेस पे। 6 कहाँ पर, तीन तीन इधर इधर। एक जीभ की होगी हायोइड हड्डी, ठीक है, और बाकी खोपड़ी की हो गई आपका। 14, 26 और एक 21 और 8 आपका इस पे, गंजे पे। तो कितनी होती हैं खोपड़ी में, 29 हड्डियां होती हैं। कैसे कैसे होंगी, 14 फेस की हो गई, 14 तो किसकी हो गई, फेस की हो गई। 6 आपका ईयर की हो गई, एक जीभ की हड्डी हो गई, और एक भैया आपकी खोपड़ी में हो गई ऊपर, यहाँ पर सिर में, ठीक है। रिब्स, जिनको हम पसली कहते हैं, पसली की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या, ये जो भैया मेरी पसली तोड़ दी है साइड में जो होती हैं उनको बोलते हैं 25, 25 होती हैं। एक होती है साथ ही आपका रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रल कहते हैं हम, रीढ़ की हड्डी। इसमें कितनी होती है आपका, आप बोलेंगे 26 होती हैं। बच्चों में तो ये कितनी हो जाती हैं, बच्चों में तो ये कितनी हो जाती, 33 हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, चाइल्ड में जो उसकी रीढ़ है उसमें कितनी हड्डी है, उसमें कितनी हड्डी है। भैया बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये कितनी हड्डियां हो गई टोटल, जोड़ के बताओ इनको। क्या होता है ये आपका साथी, ये बाह्य कंकाल हो जाता है, ठीक है। और फिर आती हैं आपका हैंड में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, 60 हो जाती हैं हाथ में। लेग्स पैर में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, वो भी 60 हो जाती हैं आपका। और इनको लिम्स कहते हैं। हाँ, एक ये जो बेल्ट वाला एरिया, मेखला जिसको बोलते हैं, गिरडल, क्या बोलते हैं इसको, इसको भैया गिरडल कहते हैं। गिरडल में हो जाती हैं 6। गिरडल का मतलब क्या, मेखला, अंडरवियर पार्ट जो है। लेग्स, लेग्स में कितनी हड्डियां होती हैं आपका, 60, और हैंड में आपका 60 होती हैं। तो कितनी हो गई ये, 126। और ये टोटल कितनी हो गई, 20 20, 20 तिया 60, 9 5 14 6, 14 6 20, 80, 80 ये हो गई और 126 ये हो गई। इस तरह से बनती है आपका, इस तरह से टोटल बनती है। अब इसी में क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे छोटी हड्डी। अब तुमको ये भी नहीं पता तो तुम बहुत बुद्धू हो। सबसे छोटी हड्डी बताएंगे भाई, कान में कौन कौन सी होती है हड्डियां, एक कान में होंगी 6 हड्डी, एक कान में नहीं, दोनों कान में। एक कान में होती है 3 हड्डी। पूछ ले कभी एक कान में कितनी हड्डी होती है और आप लिख दो उसको, ठीक है। सर रिब्स तो 24 होती है, बेटा 24 तो होती है, वो तो ठीक है, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, एक इनको बीच में से जोड़ती है ना। क्या बोलेंगे, रिब्स को ऐसे बीच में से जोड़ती है ना आपका, उसको भी तो देखो, है ना। तो 24 गलती कर देते हैं, एक रिब्स में बीच में जोड़ने वाली होती है, तो रिब्स को टोटल संख्या इसकी बोलते हैं कितना आपका, 25 होगी। समझ पाए, जो बीच से जोड़े। तो कान में कौन कौन सी होती है हड्डियां, इनकस होती है भैया, इनकस हड्डी होती है, मैलस हड्डी होती है कान में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम। और एक होती है स्टेपीज, और यही स्टेपीज या स्टेप्स जिसको हम कहते हैं, यही क्या है, यही कान की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये क्या है, स्टेपीज, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भैया, फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जिसको उर्वस्थी कहते हैं, जांग की हड्डी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, जो 2 बार आए, यानी एक बार टूट जाएं और फिर से आए, तो उनको बोलते हैं दूध के दांत, दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं, या अस्थाई दांत उनको कहते हैं। तो 4 होते हैं, 12 होते हैं, 20 होते हैं। एक बार टूट जाए तो फिर आ जाए, लेकिन 12 ऐसे होते हैं फिर नहीं आते हैं, किसी ने तोड़ दिए तो फिर नहीं आएंगे दोबारा, ठीक है। इसलिए बचा के रखा करो अपने दांतों को। तो क्या बोलेंगे भैया, 20 है। कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। डेंटिस्ट होता है, इसको तो जानते ही होगे, अध्ययन इसका डेंटोलॉजी में होता है दांतों का। मुझे बताओ, सबसे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी। तो आप क्या बोलेंगे भैया, हमारा जबड़ा होता है, मैंडिबल, MANDIBLE, मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी। और ये किसकी होती है, जबड़े की हड्डी होती है।
दांत वाला जो एरिया है। और जो दांत का पार्ट है जो मजबूत है वो क्या है? दांत किसके बने होते हैं? इनेमल के। दांत किसके बने होते हैं भैया? इनेमल के बने हुए होते हैं। अब दांत इनेमल के बने हुए हैं तो इनेमल किस चीज का बना हुआ होता है? इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का। टीथ फॉर्मूला जानते हो? बताएंगे एक बार, सोचो। टीथ फॉर्मूला फॉर चाइल्ड एंड टीथ फॉर्मूला फॉर एडल्ट। बच्चों के लिए दंत सूत्र क्या होगा? बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है? और याद रख लेना, बच्चे का बच्चे का नहीं, फिर वयस्क का, एडल्ट का। वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र क्या होता है? बच्चे का दंत सूत्र होता है भैया 2102 बटे 2102 गुणा 2। बच्चे में दांत कितने होते हैं टोटल बताना। वयस्क का जो होता है वो होता है 2123 बटे 2123 गुणा 2। ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसको। वयस्क का जो होगा, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। एडल्ट का जो होगा वो होगा आपका 2123 बटे 2123 गुणा 2 होगा। गुणा 2 होगा। ठीक है, बताएंगे आगे आएंगे। जॉइंट से कोई मतलब नहीं है वीरेंद्र, कोई अर्थ नहीं बनता कि जॉइंट इतने होते हैं। देखो ये क्या होता है, आईसीपीएम। आईसीपीएम। यहां भी क्या होगा? आईसीपीएम। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं भैया। 2 और 1 3 और 1 4। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। 5 दूनी 5 ऊपर 5 नीचे 10, उसका गुणा 2 कर लिया, 10 दूनी 20। मनुष्य में कितने होते? दो जो वयस्क है, 2 1 3 2 5 3 8, 8 और 8 16, 16 दूनी 32। आईसीपीएम हो गया। ठीक है, अब आई क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इंसीजर। इंसीजर। इंसीजर का मतलब क्या होता है? कृंतक। आई फोर इंसीजर हो गया, ठीक है, कृंतक हो गया। और इसके बाद में आता है आपका कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? रदनक होता है, जिसको हम छेदक भी कहते हैं। अब मुझे बताओ, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? एक होगा आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या बोलेंगे इसको? बोलते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इनकी संख्या कितनी होती है? और M4 होता है मोलर। मोलर का मतलब क्या हो गया? चवर्णक हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? एक बार बोलेंगे, कितनी संख्या होती है? बोले एक बार। तो यहां से देख लो, आई कितना हो गया? आप बोलेंगे आई फॉर इंसीजर यानी कृंतक, 2 दूनी 4, कितना है? 2, नीचे भी 2, 2 और 2, 2 दूनी 4। और 4 की गुणा कितने में करोगे? 8। यानी कृंतक संख्या, आपसे पूछे इंसीजर टीथ्स कितने होते हैं, आप कहेंगे 8 होते हैं, 8 होते हैं। मुझे ये नंबर बताओ सारे दोस्त, कैनाइन कितने होंगे? रद्रक कितने होंगे भैया? 1 और 1 2, गुणा कितना? 2। यानी इनकी संख्या, कैनाइन की संख्या होगी 4। किसके लिए कर रहे हैं हम? वयस्क के लिए। 32 दांत। प्री मोलर जो अग्रचवर्णक होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। 8 होती है उनकी संख्या। मोलर जो होते हैं चवर्णक, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 और 3 6 दूनी 12 होगी। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? टोटल 32 दांत बन जाएंगे वयस्क में। 12 कभी दोबारा नहीं आते, एक ही बार आते लाइफ में। और इसको जोड़ोगे तो देखना, 2 दूनी कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बच्चे में कौन से दांत नहीं होते? तो आप बोलेंगे भैया उसमें अग्रचवर्णक नहीं होते, पी गायब है, पी शून्य होता है, प्री मोलर उसमें नहीं होते हैं। प्री मोलर्स नहीं होते हैं, ये बात याद रखेंगे। जी भैया याद रखेंगे, प्री मोलर्स नहीं होंगे, गलती नहीं करना। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है, पाचन मतलब डाइजेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है, वो कहाँ पर हो जाता है? डाइजेशन। डाइजेशन आप जानते हैं भैया, मुख में आपने खाना खाया, मुख से ही प्रक्रिया शुरू होती। क्या बोलेंगे? भोजन मुख में जाते ही शुरू होता है। तो कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है इंजेशन,
इंजेशन होता है, इंजेशन का मतलब आपने कुछ खाने को ग्रहण किया है। ये पहला पार्ट तो यही होगा ना पाचन का, कि भाई कुछ ग्रहण करो, अंतःग्रहण। दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, डाइजेशन। उसके बाद में फिर पाचन शुरू हो जाएगा। मुख में लार है उसके लिए, पाचन के लिए। तो क्या बोलेंगे, अच्छा मुख में जो लार है, टाइलिन है, वो किसका पाचन करती है, डाइजेशन। अर्थात आपका साथी फिर पाचन शुरू हो जाता है। फिर आती है आपका बात एब्जॉर्प्शन की, कि भाई बॉडी में से अब क्या जरूरी है, जो आवश्यक तत्व हैं उनको पेट में से क्या बॉडी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, खराब चीजों को आगे भेज देती है, कि भैया ये थोड़ी है, ये तो अवशोषित करने लायक नहीं है। फिर होता है असिमिलेशन, भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण होता है आपका, और स्वांगीकरण के बाद में क्या होता है, डिफेशन। क्या बोलेंगे, डिफेसेशन हो जाता है, अर्थात आपका साथी उत्सर्जन हो जाता है। आगे को चलो भैया, आप भी चले जाते होगे सुबह को। तो पाचन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर, पैंक्रियाज में यानी अग्नाशय में होता है। बड़ी आंत में होता नहीं जी, ज्यादातर जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है बड़ी आंत की, तो आप कहेंगे बड़ी आंत तो होती है 1.5 मीटर, और छोटी आंत होती है आपका 6.5 मीटर। अग्नाशय का इससे लेना देना नहीं। स्टोमक, पेट में क्या होता है आपका, HCl एसिड होता है, ये भी तो भोजन का पाचन करेगा जी भैया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं कि बॉडी में, जैसे हम बोला कि लार किसका पाचन करती है, टाइलिन। मुख में गया कोई खाना, टाइलिन क्या है, लार में है, सलाइवा में है। कहाँ पर है, सलाइवा में। तो बहुत बार पूछा जाता है टाइलिन किसका पाचन करता है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया जो कार्बोहाइड्रेट हैं, आपने जितने भी कार्ब्स लिए CHN के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट उन सब का पाचन करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है कौन, आपका टाइलिन। तो टाइलिन क्या हो गया ये साथी आपका, जो इस उत्प्रेरण में काम ले रहा है, तो आप बोलेंगे ये भैया एंजाइम हो गए, एंजाइम हो गए, एंजाइम। ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं ये मैं आपसे बोलूं, तो एंजाइम क्या बोलेंगे आप, भैया ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ये आपका प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। जैसे टाइलिन इसका पाचन करता है, मुझे बताओ रेनिन किसका पाचन करता है, हमारी बॉडी में रेनिन होता है, तो आप बोलेंगे भैया दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क। मैं आपसे पूछूं एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज, तो आप क्या बोलेंगे, एमाइलेज भैया करता है आपका कार्ब का पाचन, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपका टाइलिन हो गया, ठीक है, एक आपका टाइलिन के अलावा और क्या पाया जाता है, हाँ लार, अगर कंप्लीटली लार ऐसे लिखा मिल जाए तो स्टार्च का पाचन भी करती है। क्या बोलेंगे, लार आपका स्टार्च का पाचन करती है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन किसका पाचन करता है, पी से पेप्सिन, पी से आपका साथी प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है आपका। तो ये एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, पाचन में काम आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंजाइम होते हैं भैया प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, नहीं भैया, पैंक्रियाज जो है वो दूसरी सबसे बड़ी है, पैंक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, वो पैंक्रियाज है। यकृत जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, यकृत, लीवर, इसी को जिगर भी कहते हैं कई बार। इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हमको अपनी बॉडी में। फैटी लीवर, कहते हैं ना जिसमें जिगर है वो काम करेगा। पहले, अब तो हार्ट की डिसीज होने लग गई, लेकिन बहुत सारी बॉडी में जो कारण है वो आपका, डॉक्टर सरीन का, कभी खाली हो आप, डॉक्टर सरीन का रलन टॉप पे एक इंटरव्यू है तो उसको सुनना। ठीक है। तो जो यकृत है, यकृत क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज है उसको किस में चेंज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है, तो आप कहेंगे भैया वो लीवर करता है, लीवर। लीवर ही क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। पित्रस, पित्रस का मतलब बाइल, पित्रस का निर्माण कौन करता है, पित्रस का निर्माण, तो आप कहेंगे भैया वो हमारा कौन करता है, यकृत ही करता है।
यहाँ पर दो चीजें बन जाती हैं फिर, कि जो पित्तरस का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? जो पितरस होता है, पितरस होता है, उसका जो पीला रंग है वो किस वजह से होता है? क्या बोलेंगे भैया? पीला दो रंग आते हैं उसमें, पीला और हरा। तो पीला जो होता है वो होता है बिलीरुबिन की वजह से, बिलीरुबिन। और जो उसका हरा रंग होता है वो होता है आपका, क्या बोलेंगे, बिलीवर्डिन की वजह से होता है। और जब यही बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? बिलीरुबिन अगर ज्यादा हो जाए तो भैया जॉन्डिस हो जाता है। पीला आदमी पीले, पीला पड़ जाता है, पीलिया हो जाता है, उसको जॉन्डिस कहते हैं, उसको जॉन्डिस। ठीक है। तो पित्तरस का निर्माण हो जाएगा आपका, ये बात याद रखेंगे। और यकृत के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि 1.5 केजी का होता है। साइज की बात करें 15 से 22 सेंटीमीटर में फैला होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं, जैसे ग्रंथि पूछा मैंने, सबसे बड़ी ग्रंथि, मैं पूछ लूं सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी एंडोकाइन आपका ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी? बताएंगे जी। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, क्योंकि ये बहिस्त्रावी है, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, यानी कि मैं बोल दूं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? तब आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे हम? तब हो जाएगा हमारा आंसर, क्या बोलेंगे भैया? थायराइड हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, थायराइड हो जाएगी। ओके। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया क्या? हार्मोन का, प्रोटीन का, या फिर एंजाइम का आविष्कार किया? फंक ने, क्या बोलेंगे भैया? तो फंक ने खोजा था किसको भैया जी? विटामिन को खोजा है ना, विटामिन, 1912 में। और ये क्या होते हैं आपका आपका क्या बोलेंगे भैया इनको? कार्बनिक, ऐसे बोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ज्यादा ज्यादा सही वर्ड रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। यानी कि क्या होते हैं आपके? कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। पूछ लेता आपका कि विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, जैसे ऑप्शन सी को देखिए, प्रोटीन को किसने खोजा था? प्रोटीन को सबसे पहले तो मुल्डर ने बताया, लेकिन मुल्डर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सका, इसको नाम वाम दिए 1838 में। किसने? 1838 में बर्जीलियस ने, बर्जीलियस ने। इस तरह की चीज़ें तो जानते होंगे ना आप, कि भैया हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का आपका वो थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान का लेवासिए है। जानते हैं इस तरह की चीज़ें? शिव कुमार, बहुत बढ़िया। लीवर अम्लीय भोजन को लवणीय भोजन में बदलता है। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब सोचिए विटामिन के बारे में क्या क्या जानते हैं। विटामिन से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। विटामिन ए, यानी कि साथी आपका इसका नाम क्या होता है? केमिकल नेम बहुत पूछे जाते हैं इनके, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी, यानी बी 1 को हम थाइमीन कहते हैं, यानी ये बी कॉम्प्लेक्स है। मेरा क्वेश्चन आपसे, बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? सी क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको एस्कॉर्बिक कहते हैं, एस्कॉर्बिक। बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके केमिकल नेम, रासायनिक नाम। विटामिन डी का क्या होता है साथी आपका? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम बताना जरा, क्या होगा? विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के को हम क्या कहते हैं? विटामिन के को हम बोलते हैं आपका फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। या इसी को हम बोल देते हैं आपका नेप्थोक्विनोन। ये दोनों इसी के नाम है और एग्जाम में कोई भी मिल सकता है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। जल में घुलनशील है बी और सी, यानी ये बॉडी में रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं होंगे भैया। तो ये क्या बोलेंगे भैया? शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। यूरिन के सहारे ये बाहर चले जाते हैं, टॉयलेट के साथ में क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी उनको फिर।
तो बी और सी वाटर में होते हैं। ऐसे ही आपका साथी फैट में सॉल्यूबल कौन है? वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन है? तो आप कहेंगे भैया, यानी कि वसा में जो घुलनशील है वो है भैया आपके कौन से? कीड़ा, KEDA। कीड़ा अब किसी के बस में नहीं है, कीड़ा। ठीक है। विटामिन ए, अब इनकी वजह से रोग कौन कौन से? विटामिन ए की वजह से बोलेंगे भैया रतौंधी हो जाता है, रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी की वजह से क्या हो जाता है? बैरी बैरी रोग हो जाता है, बैरी बैरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन डी ही कहाँ से मिलता है साथी? आपका धूप से मिलता है, सूर्य से, सूर्य से मिलता है। कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, जिसको हार्मोन भी, हार्मोन भी कहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? वो डी है, जिसको हार्मोन भी कहते हैं। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? बी ही आंसर हो जाएगा इसका। क्या बोलेंगे? बी हो जाएगा। नहीं सॉरी, सी भी तो है, तो बी एंड सी हो जाएंगे भैया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बी एंड सी एग्जाम में ना मिले ऐसे। क्या बोलेंगे? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन हो जाता है, स्टेरिलिटी आ जाती है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। फ्लेक्विनोन क्या बोलेंगे आपको? इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, कॉमन चीजें हो गई। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे विटामिन के बारे में, खोज तो हमने कर ली, रासायनिक नाम भी हो गए, केमिकल नेम भी हो गए आपका, वो सॉरी सोर्सेज इनके खाने की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे खट्टे फलों से। तो किससे प्राप्त होगा आपका? खट्टे फलों से प्राप्त होगा। ओके। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो सी हो गया। रेटिनॉल ए हो गया। फॉलिक एसिड ये क्या हो गया? B9 हो गया, B9 है विटामिन B9। तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अग्रो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? अब कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी है, लेकिन अग्रो कैल्सीफेरॉल कौन सा है? वो विटामिन D2 है। क्या बोलेंगे? अग्रो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D2। ठीक है। जैसे D3 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैली कैल्सीफेरॉल, कैली कैल्सीफेरॉल। कैली कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे D3 को कहा जाता है। ऐसे ही बी कॉम्प्लेक्स के आपको आठों आठों नाम पता होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज़्यादा, तो आप बोलेंगे इसमें 8 विटामिन आते हैं। कितने? 8 विटामिन आते हैं। जैसे पहला तो हो गया B1, क्या होता है? थाइमीन होता है, केमिकल नेम थाइमीन। जैसे B2 का क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन होता है आपका। B3 का क्या होता है, नाम बताएंगे? B3 का भैया नियासिन होता है। क्या बोलेंगे? नियासिन होता है B3 का। B5 का भैया पेंटोथोनिक होता है, पेंटोथोनिक होता है किसका? B5 का पेंटोथोनिक होता है। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। B6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का क्या होता है? विटामिन H भी बोलते हैं इसको, बायोटीन, जिसकी वजह से क्या होते हैं? बाल गिर जाते हैं। किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? विटामिन H भी कहते हैं। B7। B9 क्या होता है आपका? फोलेट होता है, फोलेट, फोलेट या आपका फॉलिक, अभी आया था पिछले क्वेश्चन में भी, फॉलिक एसिड होता है। एक आपका होता है B12, इसको बोलते हैं कोबालमीन, साइनो कोबालमीन भी कई बार बोलते हैं, कोबालमीन होता है, कोबालमीन। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो नियासिन बहुत पूछा जाता है, एक पायरिडॉक्सिन बहुत पूछा जाता है, और ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा B12, कोबालमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी कॉम्प्लेक्स के नाम ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है?
विटामिन ए सर गाजर में बहुत पाया जाता है। शिव कुमार जी ने अच्छा लगा है। विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो दूध में नहीं होता है। बोलेंगे भाई। फिर 26 में ऊपर की तरफ कुछ गलत लिख गया है। अभी देख लेते हैं एक बार क्या हो गया। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? अब घुलते नहीं है, स्टोर नहीं होते हैं, ये लिखा है, क्योंकि घुलते नहीं। क्या बोलेंगे आपका? जल में घुलनशील है तो स्टोर नहीं होंगे ना, तो निकल जाएंगे बॉडी से। नहीं लिखा है अमरेंद्र कुमार जी, ऊपर देखिए जरा क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर। स्टोर नहीं होते हैं, घुलनशील की बात नहीं कह रहा हूँ, सॉल्यूबल बोलते हैं घुलनशील को, बुद्धू। इतनी कमजोर अंग्रेजी के साथ में कैसे एमटीएस और इंग्लिश, एमटीएस और सीजीएल निकालोगे तुम? हैं स्टोर को घुलनशील ही समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना है भाई। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन, अब मुझे बताओ राइबोफ्लोविन किसका नाम था? पेलाग्रा रोग होता है, स्कर्बी होता है, वेरिविरी होता है, या फिर आपका किलोसिस हो जाएगा, या फिर आपका किलोसिस होगा। तो बोलना राइबोफ्लोविन किसका नाम था, तो आप कहेंगे भैया बीटू का नाम था। तो रोग कौन सा होगा? किलोसिस होता है बीटू की वजह से। वेरी वेरी विटामिन बी, विटामिन सी। पेलाग्रा आपका साथी नियासिन की कमी से होता है, ये नियासिन B3 की कमी से हो जाता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? जो गाय का दूध पी रहा है, एक बच्चे ने बताया था, मैं जब मैंने कहा था दूध का प्रश्न मैंने शामिल किया, कैसीन की वजह से होता है क्या? लैक्टोज की वजह से होता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, कैसीन के साथ साथ में कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। ठीक है। दूध में अगर प्रोटीन पूछ ले, दूध में प्रोटीन किसमें? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? वो कैसीन होगा। अच्छा मुझे बताओ हड्डियों में, मेरे दोस्त हड्डियों में कौन सा? हड्डियों नहीं, सॉरी, हड्डियों में, हड्डियों में मुझे बताएंगे दोस्त, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है भैया ओसीन। ओसीन हमारी बॉडी में क्या बोलोगे? ओसीन पाया जाता, ओसीन। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? हम श्वसन कर रहे हैं, श्वसन जानते हैं, श्वसन प्रक्रिया। तो श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है? आप क्या लेते हो बॉडी से भैया? क्या बोलेंगे? श्वसन, सांस ले रहे हैं, सॉरी, हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है C बार है, C6H बार है, O6 प्लस क्या बोलेंगे आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने ले ली, तो इसके बाद में क्या बनता है? हम क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में बनती है ऊर्जा, एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है। तो क्या बोलेंगे किस में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसमें कोई, श्वसन क्रिया में, अच्छा ठीक है, कौन परिवर्तन नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ा और ग्रहण कर लिया किसको? ऑक्सीजन को। और साथ में जल, तो जल किसका? जलवाष्प का रूप हो गया। नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन था, नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं। मुझे बताओ सांस में जब हम लेते हैं, श्वसन में जब हम साथी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितनी होती है जरा बताएं भाई? वायुमंडल से ही तो हमने ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन का कितना? 21% के आसपास, या 20 कह दें हम। तो हमारे जब साथी ऑक्सीजन जाती है अंदर, कितने % ऑक्सीजन को हम प्रयोग कर लेते हैं? बाकी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो क्या बोलेंगे भैया? वापस जो जाती है ना, वो 21% नहीं जाती, वापस जाती है 16%, यानी 4% को हम क्या कर लेते हैं? लगभग 4 से 5, 4.5% को हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट 21% नहीं है ना ऑक्सीजन, 20 दशमलव कुछ है। ओके। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, श्वसन में जो ऊर्जा अभी बताया, जो ऊर्जा निकलेगी वो किस रूप में निकलेगी? ऊर्जा, तो ऊर्जा निकलती है आपका एटीपी के रूप में। एटीपी, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है?
भाई आप जो साथी सांस ले रहे हैं, आपका जो हार्ट पंप कर रहा है वो कितनी बार पंप करता है? तो क्या बोलेंगे भैया? 72 बार। क्या जानते हो हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं भैया? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। 2 होते हैं अलिंद। 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं। अलिंद मतलब कि एट्रियम जिनको बोलते हो आप, एट्रियम। एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोल दो, ऑरिकल्स होते हैं। 2 क्या होते हैं? 2 आपके निलय होते हैं। निलय। निलय को हम क्या बोल देते हैं? वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। वेंट्रिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपकी धड़कन किसी को सुननी है तो कैसे सुनेंगे? स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। किससे? हृदय की धड़कन किससे? स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। अच्छा, मनुष्य 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है औसतन? फिक्स नहीं है, हर बॉडी के लिए अलग होता है। हार्ट की भी जो साथी हार्ट रेट है वो भी डिफर करती है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है, किसी का 71 बार भी धड़क सकता है। तेज धड़कन हो जाए तो आपका ज्यादा भी धड़क सकता है। एवरेज है, औसतन इसीलिए बोलते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? औसत रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी 60 से 100, 20 से 80, 60 से 140, 120 80। 120 80 होता है। 120 को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कह देते हैं। और 120 को और 80 को क्या बोलते हैं हम? डायस्टोलिक बोल देते हैं। डायास्टोलिक बोल देते हैं, यानी कि प्रसारण कह देंगे इसको। प्रसारण, फैलना। और ये क्या होता है आपका साथी? प्रकुंचन होता है। प्रकुंचन हो जाएगा तो प्रकंचन, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ये हमारे होते हैं। अच्छा, इसको कैसे बोलते, कैसे नोट करते हैं? जैसे 120 से ऊपर क्या हो जाएगा? तो हाई बीपी हो जाएगा। 120 mm HG, 120 का रक्त पर अगर दबाव पड़ गया, HG मतलब पारे से मापते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो मेजर किससे किए जाते हैं? हम बोलेंगे इसको मेजर करते हैं भैया हम स्फिग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर से हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड को हमेशा पता रखेंगे जी भैया, याद रखेंगे। अच्छा, ब्लड की हम अगर बात करें दोस्त आपसे, ब्लड की अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप देना। ब्लड किससे मिलके बना होता है? ब्लड जो होता है, तो ब्लड किससे मिलके बना होता है? ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं आपका? जैसे ब्लड के अगर मैं एक पार्ट की बात करूं आपसे कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, तो प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में? क्या बोलेंगे? प्लाज्मा जो होगा भैया आपका, वो होगा लगभग 55%। और इस प्लाज्मा में जो पानी होगा वो कितने परसेंट होता है? क्या बोलेंगे? वो 90% होता है भैया, 90% होता है। इसी में आपका 7 से 9% तक क्या होते हैं? आपका प्रोटीन होते हैं। और 1% में क्या होता है? आपका सोडियम होता है। 1% में क्या होता है? सोडियम होता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो ब्लड किस किस से मिलकर प्लाज्मा होते हैं? जैसे आरबीसी होती है, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी। और आपका साथी प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ब्लड से इनके मिलके, ब्लड इनसे मिलके बनता है जी भैया। तो प्लाज्मा हो गया आपका, ठीक है, प्लाज्मा। और जब हम बात करते हैं आरबीसी की, क्या बोलोगे? अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। भाई लाल रंग की ही होंगी। पूरा नाम बोलो, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है भैया? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोलते हैं। लाल रुधिर कणिका इनको हम कहते हैं, लाल रुधिर कणिका। तो ये कितनी होती है संख्या इनकी? 4.5 से लेकर के 5 मिलियन तक होती हैं। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 4.5 से लेकर के 5 मिलियन तक इनका नंबर होता है। इनका जो साथी निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? यानी ये बनती कहाँ पर है आरबीसी? तो क्या बोलेंगे भैया? रेड बोन मैरो में। यानी कि ये आपका लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर खत्म होती हैं? कहाँ पर खत्म होती हैं? लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। आप कहेंगे ये खत्म होती हैं भैया तिल्ली में। खत्म होती हैं तिल्ली में। कितने दिन में खत्म हो जाती हैं स्प्लीन में? ये स्प्लीन में तो आप कहेंगे भैया ये 120 दिन में खत्म हो जाती हैं, 120 डेज में। कितना? 120 डेज में। वो डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये क्या है? ये सोल्जर है, सिपाही है। जैसे आपको कभी घाव लगा,
या आपको कुछ फुंसी वगैरह हुई तो आपने देखा होगा वहां पर एक पीले पीला सा पार्ट इकट्ठा हो जाता है, वाइट वाइट सा, तो यानी हमारे शरीर के रक्षक का काम करती है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल्स। इनको बोलते हैं हम क्या, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किन को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, संख्या भी इनकी कम होती है और इनका जो निर्माण होता है वो क्या बोलेंगे आपका, व्हाइट बैन मैरो में। निर्माण कहाँ पर हो जाएगा इनका, सफेद अस्थि मज्जा में, सफेद अस्थि मज्जा में, सफेद अस्थि व्हाइट बोन मैरो में क्या हो जाता है, इनका निर्माण होता है। और इनकी जो डेथ होती है, जो इनकी मृत्यु होगी, जो ये खत्म होंगी, ये कहाँ, ब्लड में ही मर जाती हैं, ब्लड में ही। जो इनका लाइफ स्पान है वो कितना होता है आपका, अगर मैं कुछ डेज की बात करूं तो आप कहेंगे 2 to 4 डेज भैया होता है, 2 to 4 डेज इनका होता है। ठीक है, जैसे ब्लड में रेड ब्लड कलर की बात आई, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, बता सकते हैं क्या? तो ब्लड का जो रेड कलर है भाई, रंग देने का काम कौन करता है, तो आप बोलेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हीमो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो आपको पता होना चाहिए, मेल बॉडी के लिए, मेल बॉडी के लिए वो होता है 14 से 17 होना चाहिए। कितने में आपका साथी, कितने में, पर 100 ml में, 14 से 17 ml। और आपका अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडी में, तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, यानी फीमेल में 12 से 14 कह सकते हैं आप, 12 से 14। ये हीमोग्लोबिन है जो ब्लड को क्या देता है, रेड कलर देता है। और अगर मैं बात करूं हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन आपने लिया, विश्वासन में आपने जाना, ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता कौन है, वो उसको फ्लो कौन कराता है बॉडी के सारे पार्ट पर, तो आप क्या कहेंगे भैया, उसको फॉलो कौन कराता है आपका, वो भी हीमोग्लोबिन का ही काम है। बाकी ब्लड को आप जानते हैं ये एक आपका लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, एक तरल संयोजी उतक है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना बताया था मैंने आपको, जरा बताएं भैया, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, उम्र के हिसाब से बीपी ऊपर नीचे हो जाता है ना, जी भैया बिल्कुल होता है। देखो ये इसको डिसाइड कौन करता है, जो आपके ड्रग इंस्टीट्यूट्स हैं। पहले इतना नहीं होता था, पहले जो बीपी की वैल्यू ब्लड प्रेशर की वो 140 हुआ करती थी, लेकिन मेडिकल साइंस वाले उसको नीचे लाते जा रहे हैं, है ना, उसको एकदम नीचे ले जाते जा रहे हैं, ले खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं नीचे की तरफ। इसलिए आपको मेडिकल, क्योंकि आपकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मेडिकल का होता है, तो मेडिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बॉडी की संरचना आपको पता होनी चाहिए। रक्त समूहों की खोज किसने की, तो रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या बोलेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की थी, 1900 में की। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल भी मिला था। ठीक है, एक RH फैक्टर, RH फैक्टर पता है ना, जो रीसस बंदर से खोजा गया, रीसस फैक्टर, ये भी किसने खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर। RH फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या बताया था कि भाई ब्लड फ्लो कैसे होता है बॉडी में, रक्त परिसंचरण, कि कैसे ये रक्त की जो है आपका हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट इसको वापस पंप करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या ब्लड फ्लो बताया इसने। अच्छा, फिर रक्त की बात हम करते हैं तो मुझे बताना, जो डोनर है वो कौन सा है, जो सर्वदाता है। सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो सर्वदाता होगा भैया आपका O नेगेटिव। और जो आपका रिसेप्टर है, जिसको हम किसी का भी ब्लड दे सकते हैं, भाई सर्वदाता मतलब जिसका ब्लड सबको दिया जा सकता है। जैसे मान के चलो आपका O नेगेटिव है, तो आप ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी को भी। आगे आएंगे भैया, प्लेटलेट्स के बारे में नहीं होता, प्लेटलेट्स चौथा पार्ट है। प्लेटलेट्स की कमी से साथी क्या होता है, आपका जो तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाई जा सकती है, जैसे डेंगू की बीमारी में उनका प्रयोग होता है ना कुमार। रिसेप्टर का मतलब है सर्वग्राही, सर्वग्राही, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता कभी। सर्वग्राही कौन सा होगा, वो AB नेगेटिव होगा। कौन सा होगा दोस्त, AB नेगेटिव होगा। ठीक है, AB नेगेटिव। नेक्स्ट, प्रेसिजन, जो ब्लड में एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन का काम क्या होता है। एंटीजन क्या रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, क्या ताप को कंट्रोल कर लेगा या नहीं, भैया वो तो हमारे माइंड का हाइपोथैलेमस करता है।
हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है क्या? बैक्टीरिया को ब्लड में ये कैसे नष्ट करेगा? ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी किससे कैसे लड़ेगी। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत शानदार है, इम्यूनिटी कैसे शानदार बनती है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, आप योग करते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं। इम्यूनिटी से मतलब नहीं होता कि जिसके एब्स है तो भैया उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, या कोई थोड़ा मोटा आदमी है, हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी खराब रहेगी, या कोई लड़की है तो उसकी इम्यूनिटी खराब रहेगी, या कोई हेल्दी आपका लड़की है तभी इम्यूनिटी नहीं। इम्यूनिटी का मतलब है आप कितना अच्छा खाते हैं, ठीक है, आप कैसे रोगों से बचने पर काम कर रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम है। जैसे आपने देखा हो ना, हड्डी टूटती है, कोई कहता है हड्डी टूटती है, बच्चे की हड्डी तो अपना आप जुड़ जाती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, टॉप पर होती है। धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को फिर बहुत सारी चीज़ों से जहर उसमें भरने लगता है, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जहर भरता है, कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। फिर क्या होता है कि लड़कों को या लड़कियों को बोले, अब तो बराबर ही ट्रेंड चल रहा है सब जगह, फिर उनको नशे की आदत लग जाती है, फिर अब उसी बॉडी में फिर वो बहुत सारे जहर जो है बढ़ते चले जाते, तो इम्यून पावर क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में टूटी हड्डी नहीं जुड़ती, तो वो इम्यूनिटी का खेल है सारा। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो फिर रोगों से लड़ नहीं पाएगा। और इम्यून पावर अच्छी है तो फिर तो ऐसा होगा, मान के चलो कभी बुखार भी हुआ तो बॉडी अपना आप लड़ेगी, 2 4 5 7 घंटे में ठीक हो जाएगा। खांसी हुई, कभी जुकाम हुआ, ठीक हो जाएगा अपना, मतलब बिगर दवाई गोली के बॉडी ठीक कर लेगी उसको। और भैया हालत खराब हो जाए तो ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। भैया सर्वदाता O+ होता है ना, हाँ डोनर बोला ना भाई। सर स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है आपका, हेमेटोलॉजी होता है दोस्त, हेमेटोलॉजी। इसलिए सर्च कर लिया करो ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, बोलेंगे। कोई दिक्कत भैया, पीछे देखना ये भी एक बार, क्या हो गया, ओहो ए बी पॉजिटिव होगा भाई, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, यहाँ देखो, यहाँ ये ठीक कर लेंगे एक बार। अरे यार सर्वाधिक रक्तदाता समूह क्या बोलेंगे आपका, कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका? यार मुझे इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप इसको देखना, ओ और ए बी, इसको देख लेंगे एक बार। जो सर्वदाता होता है वो ओ पॉजिटिव होता है ना, हम्म, पॉजिटिव, इसको देखना एक बार। ओ नेगेटिव बताया ना मैंने आपको अभी, देख लेना आप इसको, ओ नेगेटिव होता है पॉजिटिव, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा, मुझे जो लग रहा है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं अपना फ़ोन भी नहीं लेके आया आज, फ़ोन भी मेरा छूट गया आज, तो मैं देख भी नहीं सकता। ए बी पॉजिटिव, ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार, मेरी तरफ से ही होगा, कुछ करेक्शन होंगे तो आप कर लेंगे, या आप में आपके पास तो फ़ोन है, आप तो देख के बता सकते हो।